हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सॉल्व एग्जांपल का पार्ट 1 जो पीपीटी में रिप्रेजेंट करनी है। उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मटेरियल, क्वेश्चन बैंकिंग, सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट के लिए और ऑल इन वन की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ। First example is two unbiased dice are rolled. Write down the corresponding sample space for the experiment. Hence, write down the following event set. The numbers on both dice are equal, and B, the sum of the numbers appearing on them is divisible by 5. Two dice अगर roll करेंगे तो करस्पॉन्डिंग सैम्पल स्पेस क्या रहेगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत हम पहले भी सीख चुके हैं 10th लेवल पे। तो डाइस जो रहता है उसके 6 साइड रहते हैं और 6 साइड में से हर साइड पे एक नंबर का डॉट रहता है। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ठीक है। इस तरह से 6 के लिए 6। सो ये डाई अगर हम 2 अनबाइज्ड डाई इस तरह के रोल कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों डाइस पे 1 1 नंबर आए, या फिर फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, इस तरह से लास्टली 6, फर्स्ट पे 6 एंड लास्ट पे सेकंड पे 6, इस तरह से हमें इन ऑल 36 पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। सो हमारा जो सैम्पल स्पेस रहेगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए वो रहेगा 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 6 6, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। लेट एक्स एंड वाई डिनोट द नंबर्स ऑन द टू डायस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेट एस इक्वल टू द सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ओके। एस इज सैम्पल स्पेस फॉर वन डाई, ओके। सो टू डाइस के लिए अब यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर्स के लिए हमें बोला गया है, तो दोनों डाइस के लिए द रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस इज, ये 1 इसके लिए है, 1 डाई के लिए। तो 2 डाई के लिए सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसमें सेट में करते हैं A क्रॉस B, ठीक है, उस तरह से। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ये हमें आउटकम मिल सकते हैं 2 डाइस के लिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कैसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है। जैसे हम एक्स वाई एक्सिस पे नंबर्स पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे इस सेट में, इस S1 सेट में, ओके। सो एक्स वाई वेयर एक्स इज एस, एक्स बिलोंग्स टू एस एंड वाई बिलोंग्स टू एस। सो इस तरह से हमें S1 यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस है वो मिलेगा 1 1 1 2 एंड सो ऑन 6 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, सॉरी 1 6 तक के, 7 नहीं आएगा। फिर 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 4 4 4 5 4 6। यानी एक फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे कांस्टेंट रखे और बाकी सब एलिमेंट्स हम दूसरा जो प्लेस है उस पे एलिमेंट्स चेंज करते जाएं अप टू 6। तो ये हमें हर एक नंबर के लिए इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये 1 के लिए होगी, फर्स्ट पे 1 और सेकेंड पे 1 2 3 4 5 6 रहा, तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, इन दैट केस। फिर 2 रहा फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4, तो इस तरह से 6 इंटू 6 यानी कि 36 ओवरऑल आउटकम मिलेंगे। तो हमारा सैम्पल स्पेस के नंबर कितने हैं, 36, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं 36। अब हमारे पास क्या दिया गया है, नंबर फाइंड आउट करना है ऑन बोथ डाइस आर इक्वल, दोनों डाइस पे इक्वल नंबर हो, यानी कि कैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 लाइक दिस। अब हम ए इवेंट कंसिडर करें, नंबर ऑन द बोथ डाइस आर इक्वल, तो ए में कैसे सेट रहेंगे सैम्पल स्पेस के, ए में रहेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
ओके, ये 6 एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं ए में? 6, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6। सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ द नंबर के बारे में बोल रहे हैं, डिविजिबल बाय 5। सो लेट इवेंट बी सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज डिविजिबल बाय 5, event that the sum of the number is 5 or 10। 5 हमें ये पता है लॉजिकली कि 5 किसको डिवाइड करता है, कौन से नंबर्स को, जिनका सम जो है वो 5 या 10 मिले तो उसको डिवाइड कर सकता है। तो हमें सिर्फ ऐसे सम ढूंढने हैं जिनका एडिशन 5 या 10 हो। आप सैंपल स्पेस 1 1 1 2, ठीक है, 1 3, इनमें से ऐसे नंबर्स लोगे जिनका एडिशन आइदर 5 और 10 हो। तो ऐसे नंबर्स हैं 1 4 4 1 2 3 3 2 5 5 4 6 6 4। ठीक है, यहाँ 3 ऐसे आउटकम्स हैं S1 में, सैंपल स्पेस S1 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एडिशन 10 है, वो है 5 5 4 6 एंड 6 4। इसके अलावा कोई नहीं है। और 5 एडिशन हो ऐसे एलिमेंट्स हैं 1 4 4 1 2 3 3 2। तो ओवरऑल बी में इतने एलिमेंट्स हैं और ये टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 7। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 7। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट है। ये जस्ट प्रैक्टिस थी कि आपको एटलीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते आनी चाहिए। आगे इससे भी थोड़ा टफ एग्जांपल रहता है, ये तो बहुत ही सिंपल था। 2 coins are tossed simultaneously. Write down the events. Both are head, and B is exactly one is head, and one is head, and third is at least one is head. Exactly, at least, both are, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसे वर्ड्स के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड होती है तो हमें किस तरह से थिंक करना चाहिए। अभी 2 कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन जब हम टॉस करते हैं, ठीक है, 2 कॉइन, एक कॉइन पे हमारे क्या आ सकता है? HNT, ठीक है। तो S1 यानी रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, यानी 2 कॉइन अगर हमने टॉस किए तो कैसे एलिमेंट आएंगे? ऑर्डर पेयर XY जैसे, ठीक है, जिसमें X भी S का एलिमेंट है, XY जैसे X S का एलिमेंट है, Y भी S का एलिमेंट है। और आप ये देख चुके हो एक्चुअली, ये सिंपली HH HT TH TT दोनों ही कॉइन पे हेड मिले, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, दोनों पे टेल मिले, ऐसा भी हो सकता है। सो ये रहे पॉसिबल सैंपल स्पेस फॉर 2 coin toss. Random experiment of 2 coin tossed, we have sample space like this. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 coins are tossed simultaneously. Sample space S is HH HT TH TT. Let event A is both are head. Both are head, तो exactly एक ही ऐसा एलिमेंट है, both are head, तो A में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा इसका HH। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे राइट डाउन द फॉलोइंग इवेंट्स, ओनली इवेंट्स राइट करने हैं, तो ये हो गया A। अब हमें B इवेंट फाइंड आउट करना है, तो हम सपोज कर रहे हैं B इज इवेंट, कैपिटल B, एग्जैक्टली वन इज हेड। एग्जैक्टली वन इज हेड में ये दो हमें मिल रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली वन हेड है। सो B में HT एंड TH यही 2 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब एटलीस्ट वन इज हेड, कम से कम एक तो हेड होना चाहिए, कम से कम यानी कि 2 हेड रहे तो भी चलेगा। सो ये 3 एलिमेंट इस इवेंट के फेवर में है। सो सी हम कंसिडर करें एक इवेंट, एटलीस्ट वन इज हेड। सो एटलीस्ट वन इज हेड के लिए सी में आएंगे HH HT TH, ठीक है। सो हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। यहाँ पे जस्ट हमें राइट डाउन करने थे ये इवेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 3 fair coins are tossed. Find the probability that at least 2 heads appear. At least two मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए और तीसरा हेड रहा तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे, ठीक है। अभी 3 कॉइन्स है। आप जब भी कॉइन्स की या डाइस की बात आती है तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना। सपोज करो कॉइन की बात आ रही है, तो कॉइन में पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे?
2 नंबर ऑफ कॉइन्स जितने, ठीक है, कॉइन्स के केस में, और इन केस ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, number of element in sample space equal to 2 number of coins, and in case of dice, ठीक है, number of sample space will be 6 number of dice. ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे आपको कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन उसे फिर आपको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। इसमें तो कॉइन्स में अगर आप 3 से ज्यादा कॉइन्स की तरफ जा रहे हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे इतना इजीली। सो देन उसको सॉल्व करने के लिए फिर एडवांस वे चाहिए होता है जो अभी आपके करिकुलम में नहीं है। ओके, जब हम नंबर ऑफ कॉइन्स में 3 से ज्यादा जाते हैं तो, और नंबर ऑफ डाइस में जब 2 से ज्यादा जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें एडवांस्ड मेथड चाहिए होता है जो अभी आपके करिकुलम में नहीं है। तो आपके करिकुलम में है जितना, उस हिसाब से हमें 6 यानी 2 डाइस के लिए और 3 कॉइन्स के लिए इजीली पूछ सकते हैं, जो आपके करिकुलम में भी है और इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पे 3 फेयर कॉइन्स के लिए देखना है, सो 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस इज एस इक्वल टू एच 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 टी, यानी यहाँ पे तीनों कॉइन्स पे हमें हेड मिल सकता है, पहले 2 पे हेड, फिर हेड मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, और तीनों ही टेल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 2 हेड्स आर हियर, कम से कम 2 हेड होनी चाहिए। तो कम से कम मतलब 3 हेड भी चलेंगे, सो ये इसके फेवर में रिक्वायर्ड जो हमारा इवेंट है उसके, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 के मतलब ये 4 फेवर में है, ठीक है। सो हम इवन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहा, 8, यानी 2:3, जैसे मैंने आपको बताया था 2 नंबर ऑफ कॉइन्स, तो आपको 8 आउटकम्स मिले हैं यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम्स। अब हम इवेंट ए कंसिडर कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ठीक है। तो इवेंट ए के फेवर में सैंपल स्पेस के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एच एच टी एच टी एच टी एच एच एंड एच एच एच, ठीक है, ये आएंगे इसके फेवर में। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 4। अब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। टोटल में से कितना ए के फेवर में है वो आपको प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी देगा ए की, विच इज 4/8 मीन्स 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट इज 1/2। सो एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। सो एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स has probability 1/2 here. On next example, an urn contains 6 white, 4 red and 9 black balls. If 3 balls are drawn at random, find 2 of the balls drawn are white and B, none is red. C, one is of each color and D is at least one is white. Okay, हमें सिर्फ यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, ये इवेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ही कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसे इस तरह के जो हमारे एक्सपेरिमेंट रहते हैं उन्हें हम क्या सेट फॉर्म में नहीं बता सकते, हम उनके नंबर्स बता सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन जो रहता है, क्योंकि हमें चूज करना है, यहाँ पे 3 बॉल्स और ड्रॉन एट नंबर ऑफ 3 बॉल्स चूज करने हैं, तो जो चॉइस करने की बात आती है, चूजिंग की बात आती है, अब उसमें कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कि सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, टोटल n, जिसमें से हमें r जो है चूज करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हम ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कोई भी r चूज करना फ्रॉम n, उसको कहते हैं NCR, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन n ऑब्जेक्ट्स, जिसका फॉर्मूला रहता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें चूज करना यानी ये सिलेक्शन रहता है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता है, जिसमें अरेंजमेंट या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं रहता है,
लाइक 1 2 3 आपके नंबर है 2 डिजिट के बनाने, तो 1 2 सिलेक्ट करना, ठीक है। 2 डिजिट कोई भी चूज करने हैं आपको, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 1 2 या 2 1 ये सेम ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात आती है कि 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, तो उसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। 1 2 एंड 2 1 ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे अगर आपको कहा जाता है कि अरेंजमेंट करना है। अगर आपको कहा जाता है कि सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो 1 2 और 2 1 सेम हो जाता है, ठीक है। जिसे अब यहाँ पे अब ये जो अरेंजमेंट है, जिसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं रखता उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन, और जिसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है उसमें उसे हम कहते हैं परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला रहता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो ये रहा परम्यूटेशन जिसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, यानी सीक्वेंस। और इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, जस्ट जो एलिमेंट आपने चूज किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने 1 2 चूज किया तो 2 1 चूज करने का मतलब नहीं है, दे आर सेम फॉर सिलेक्शन एंड 1 2 एंड 2 1 आर डिफरेंट फॉर परम्यूटेशन, यानी कि अरेंजमेंट। इफ ओके अरेंजमेंट बोला जाए तो। अब यहाँ पे पहली बात हमने जो सीखा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। n में से r चूज करना है तो इस वे में हम जा सकते हैं। नंबर ऑफ वेज टू चूजिंग r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n इज ncr which is n factorial upon n minus r factorial into r factorial। अब बात आती है फैक्टोरियल की। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, या फिर ऐसा कह सकते हो 1 into 2 into so on up to n, ठीक है। n नेचुरल नंबर होगा और n फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ओके, या मैं एग्जांपल के तौर पे 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब रहता है, ऐसे भी लिख सकते हो 5 4 3 2 1, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन आपको 5 फैक्टोरियल देगा विच इज 120, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। आप लोग ये नोट डाउन कर लो, चलेगा। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पे कोई वीडियो देख लो तो भी चलेगा। ओके, तो अब इसके बाद आती है बात, जैसे कि हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉल्स भी चूज करने पड़ सकते हैं। 2 balls drawn are white, then is red, one is of each color, at least one is white। अब यहाँ पे एक और चीज आती है फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग कहते हैं जिसे, यानी सपोज करो यहाँ पे ए और बी 2 टास्क दिए गए हैं, ठीक है। 2 इवेंट हैं, ए को कंप्लीट कर सकते हैं m डिफरेंट वे में और बी को कंप्लीट कर सकते हैं n डिफरेंट वे में। तो अगर आपको कहा जाए कि हमें ए एंड बी दोनों ही टास्क कंप्लीट करने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वे कितना आएगा m क्रॉस n। और अगर आपको कहा जाता है ए और बी इसमें से कोई एक टास्क होना चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इवेंट में कंसिडर करते हैं हम इंक पेन I1 I2 I3, ठीक है। 3 इंक पेन है हमारे पास और बॉल पेन 2 बॉल पेन है हमारे पास। अब आपको कहा जा रहा है कि इनमें से आपको एक इंक पेन और एक बॉल पेन चूज करनी है, तो उसका कॉम्बिनेशन हम कितने वे में कर सकते हैं? तो हम I1 B1 कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, I2 B2, I3 B3, सॉरी I2 B1 एंड I3 B1। उसके बाद I1 B2, I2 B2 एंड I3 B2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन मिले हमें, 6 डिफरेंट वेज मिले टू चूज इन इंक पेन एंड अ बॉल पेन बोथ, ठीक है। तो ए और बी टास्क करने के डिफरेंट वे कितने, ए टास्क कर सकते थे हम 3 डिफरेंट वे में, आप देख सकते हो। अगर हमें सिर्फ इंक पेन चूज करनी होती तो हम 3 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, 3 डिफरेंट वे में चूज कर सकते हैं। और अगर बॉल पेन चूज करनी होती तो 2 डिफरेंट वे में चूज कर सकते थे। और अगर हमें दोनों ही चूज करना है तो हम क्या कर रहे हैं, कितने वे में मिल रहे हैं, 6 डिफरेंट वेज में, यानी 3 into 2 वेज में हमें मिल रहा है। ओके, अब अगर आपको कहा जाए कि I1 I2 I3 ये 3 इंक पेन है, B1 B2 बॉल पेन है 2, आपको इनमें से कोई भी एक यानी आइदर इंक पेन और बॉल पेन चूज करना है।
तो इंक पेन चूज करने का वे है 3 डिफरेंट वेज है, एंड बॉल पेन चूज करने के 2 डिफरेंट वेज हैं, आइदर B1 और B2 चूज कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इनमें से कोई एक चूज करना है तो कितने डिफरेंट वे होंगे, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी एक चूज करना है। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी एक चूज करना है, 5 डिफरेंट वेज हैं। सो 5 डिफरेंट वे मतलब 3 + 2। ओके, सो इस तरह से ये फंडामेंटल काउंटिंग आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बॉल्स के बारे में आते हैं तो इसका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है, ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम दीज 19 बॉल्स इन अन। अभी जब भी इस तरह से हमें डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स डिफरेंट कलर के दिए रहते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉल्स टोटल कितने हैं विदाउट टेकिंग द कलर हम चूज करते हैं कि कितने कितने बॉल दिए गए हैं। ठीक है, 649 कितना होता है, 10 + 9 यानी 19 बॉल्स है हमारे पास टोटल। उनमें से कोई भी 3 बॉल्स चूज करने हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपका सैंपल स्पेस का टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यानी आपको 19 में से 3 चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। अब सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, तो सिलेक्ट कितने वे में कर सकते हो, 19C 3 वे में। So that's why total number of possible outcomes 19C3, यानी n of sample space is 19C3। तो 19C3 कैसे हम सॉल्व करेंगे, 19C3 जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये मैं एक सॉल्व करके बताती हूँ। 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल क्या होगा, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16। ठीक है, इसके बाद फैक्टोरियल देते हैं क्योंकि यहाँ पे 19 माइनस 3 आपको 16 फैक्टोरियल दे रहा है, तो 16 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको 19C3 यहाँ पे जो भी नंबर होता है 19 में से माइनस करो कितना होता है, वहां तक ये फैक्टोरियल एक्सपोज करना है। लाइक अगर 5C2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को एक्सपोज करते वक्त जस्ट आपको 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप करना है, बिकॉज 3 फैक्टोरियल वैसे भी कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 3 कैंसिल होके यहाँ मिलेगा 20/2 यानी कि 10। सो वैसे ही हम यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 फैक्टोरियल आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यही लिखा है। 16 फैक्टोरियल कैंसिल होंगे, बाकी जो बचता है ये रहा। और अगर आप इससे सॉल्व करते हो और ये 6 आएगा, 6 3 जा 18, तो इसीलिए 19 इंटू 3 इंटू 17 इन ऑल टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। ओके, सो इसके बाद अभी सैंपल स्पेस हमें मिल गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। अब हम जाएंगे टू ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। अब इसमें कंडीशन दी गई है 3 में से 2 तो जो है वो वाइट ही होने चाहिए। तो ए इवेंट कंसिडर करते हैं, 2 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। अब 6C2 एंड 13C1। अब ये कैसे करना है आपको, हमारे टोटल वाइट बॉल है 6 और बाकी के बॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वाइट के लिए कंडीशन दी गई है कि 2 तो वाइट होने ही चाहिए, बाकी कोई भी कलर हो तीसरे का। तो तीसरे का कलर कौन सा हो सकता है, आइदर रेड और ब्लैक, मतलब इन दोनों में से चूज करेंगे। यानी 13 बाकी के बॉल बचते हैं। तो 6 टोटल कितने वाइट में से कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो बाकी का 1 किस में से आएगा, 13 में से चूज करेंगे कोई भी एक। तो 6 में से 2 चूज करने का 6C2 डिफरेंट वे है, और 13 में से 1 चूज करने का 13C1 डिफरेंट वे है। अब हमें 3 बॉल चूज करने हैं, ये 2 और ये 1, यानी हमें ये इवेंट भी करना है और हमें ये इवेंट भी कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस एंड दिस मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन फेवर ऑफ ए इवेंट इज विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2। क्योंकि ये भी टास्क करना है हमें। ठीक है, फर्स्ट वाला ये फर्स्ट टास्क है, ये सेकंड टास्क है, ये भी करना है एंड ये भी करना है। तो डिफरेंट वे 1 का ये है और सेकंड का डिफरेंट वे ये है। ठीक है, और दोनों ही करना है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आएगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे हमने 62 इंटू 13C1 लिखा है।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6c2 इंटू 13c1। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6c2 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 13c1 माने 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल मतलब 654, ठीक है। और यहाँ पे 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल, और 2 यानी 2 इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल यानी 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। यहाँ तक एक्सपोज करने की जरूरत है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 13 माइनस 1 यानी 12 फैक्टोरियल मिल रहा है। 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 ही होता है, ठीक है। 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचता है यहाँ पे देखो, ये 6 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है, इंटू 13, यहाँ पे दिख रहा है 13 अपॉन 1 यानी 13 दिया गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 3 जा 6 यानी 3 इंटू 5 15 इंटू 13 यानी ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मिल रहा है, इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड, आई थिंक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वर्ड गया है ऑफ इवेंट्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गया, सैंपल स्पेस के नंबर मिल गए। जिस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज n अपॉन ए अपॉन n अपॉन एस इक्वल टू, अभी जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ ए है वो है ये वाले, ठीक है, और डिनोमिनेटर यानी n ऑफ s नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है ये। आप लिख लोगे उसको और कैलकुलेट करोगे तो आपको 195 अपॉन 1938 ये आंसर मिलेगा, ठीक है। इवेंट 1 इज ऑफ each color. Okay, 1 is of each color. So number of element in B is 6c1 into 4c1 into 9c1। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये कुछ डिफरेंट है। हमें क्या चाहिए अभी? हर एक बॉल, एक कलर का एक बॉल होना ही चाहिए। 6 वाइट है, 4 रेड है, 9 ब्लैक है। इसमें से एक चूज करेंगे 6c डिफरेंट वेज में, इसमें से एक चूज करेंगे 4c डिफरेंट वे रहेगा, रेड चूज करने का, ये वाइट चूज करने का 6c डिफरेंट वे, और ब्लैक चूज करने का 9c डिफरेंट वे रहेगा। अब हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों टास्क करने हैं, एंड, ठीक है। 1 and 2 and 3 दो तीनों होंगे तो ही हमारा ये इवेंट कंप्लीट होगा, ठीक है। कौन सा? बी इवेंट क्या है? 1 is of each color, सॉरी सी का मैंने बी ले लिया है, इट्स ओके। सो 1 is of each color। अब इसमें हमें 6c यानी कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। सो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट्स वाई ये रहा इसका नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ इवेंट बी। सो इवेंट बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट एस। तो हम यहाँ पे 6c1 4c1 9c1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 19c3, ठीक है। तो ये सी, अच्छा एक और चीज़ बतानी है मुझे, एनसीआर का फॉर्मूला आपको, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको कैलसी अलाउड होगा। एनसीआर आपके स्टैंडर्ड कैलसी में, साइंटिफिक कैलसी में डेफिनेटली एनसीआर का रहेगा। एन प्रेस करोगे, जो भी एन है, फॉर सपोज 19, उसके बाद सी आर प्रेस करोगे, उसके बाद आर मांगेगा यहाँ पे, तो सपोज करो 3 फाइंड आउट करना है। जब आप इस तरह से कैलसी में प्रेस करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। वैसे ही आप 6c1 4c1 9c1 फाइंड करोगे, 6 4 9 मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 72 अपॉन 323 मिल रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सी इवेंट, नन ऑफ द ड्रॉन बॉल इज रेड। अब बी को मैंने सी की जगह पे सॉल्व किया है, नो इश्यूज। अब इस आपको सी ये और बी कंसिडर कर लो, कोई इशू नहीं। नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, कोई भी बॉल जो ड्रॉ किया है वो रेड नहीं है, मतलब 3 बॉल मस्ट बी आउट ऑफ द वाइट एंड ब्लैक। रेड नहीं चाहिए एक भी हमें, तो यानी वो बाकी बचे हुए वाइट और ब्लैक में से ही होने चाहिए तीनों बॉल। तो अब तीनों बॉल व्हाइट एंड ब्लैक में से होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है कि व्हाइट कितने होने चाहिए, ब्लैक कितने चाहिए, बस रेड नहीं होना चाहिए। तो रेड के कितने हैं? 4। टोटल कितने हमारे पास? रेड को छोड़ के बाकी कितने बचते हैं? 9 + 16 यानी कि 15 बॉल्स हैं। सो आउट ऑफ 6 + 9 15 बॉल्स में से हमें चूज करने हैं बॉल, कोई भी 3
वो होगा इवेंट सी के फेवर में। सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज 15C3। सो 15C3 अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, चलेगा। अगर सॉल्व किए बगैर आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे सी की, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू एन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ठीक है, वो लिखा हमने। और एन 15C3 एंड 19C3 फाइंड किया, सिंप्लीफाई किया, 445 अपॉन 969 मिला। ओके, इसके बाद हम लास्ट डी इवेंट कंसिडर कर रहे हैं, एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट। सी एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट, कम से कम एक बॉल जो है वो वाइट होना चाहिए, यानी कि अगर आपको तीनों बॉल वाइट मिलते हैं तो भी चलेगा, तो कम से कम एक बॉल तो वाइट होना ही चाहिए। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस पी नन ऑफ द 3 बॉल इज वाइट। अब ये कैसा है, एक बॉल वाइट होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 यानी 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। अब इन तीनों इवेंट्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके और इसका एडिशन करना पड़ेगा, दिस और दिस वे चलेगा, लेकिन ये कैसा लेंदी हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या है, एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट, तो कभी कभी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करने के साथ इजी हो जाता है कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट, अगर एक भी बॉल वाइट नहीं रहा तो ये इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एग्जैक्टली ए का अपोजिट इवेंट। तो जैसे कि डी क्या है, एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट नन ऑफ द 3 बॉल इज वाइट। उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इजीली मिल जाएगा। ये इजी वे है, इधर तीन इवेंट्स का हम लोग फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी उसका ऐड करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, उससे इजी वे ये है। तो हम इसके तरफ चलेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 3 बॉल इज वाइट, मतलब वाइट नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए, जैसे हमने रेड के लिए देखा, नन इज रेड, तो वैसे ही नन ऑफ 3 इज वाइट, तो 6 छोड़ के बाकी जो बॉल हैं 9 एंड 4 यानी 13, इनमें से हमें चूज करना पड़ेगा फॉर दिस इवेंट। ओके, सो 1 माइनस 13C3, तो हम 13 में से कोई भी 3 चूज करेंगे, ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फेवर ऑफ 3 बॉल, नन ऑफ द 3 बॉल इज वाइट इज 13C3, जिसमें रेड है और ब्लैक है, वाइट नहीं है। और फिर प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फेवर ऑफ दिस इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के ये रहे नंबर ऑफ एलिमेंट और ये रहा, ठीक है, ये रहा इवेंट के फेवर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये रहा सैम्पल स्पेस के फेवर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे और उसके बाद हमें मिल रहा है 0.705। तो ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी। आप फ्रैक्शन भी रख सकते हो और उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। जस्ट सी की जगह डी सॉल्व किया है और डी बी की जगह सी और सी की जगह बी सॉल्व किया है। सो लेबलिंग का इशू नहीं है, आप सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या बोला गया और कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। The probability that a student passes HSC examination is 2/3 and the probability that he passes both HSC and IIT entrance examination is 14/45. The probability that he passes at least one examination is 4/5. What is the probability that he passes the IIT entrance examination? अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इवेंट, हमें इवेंट कंसिडर करना पड़ेगा और डायरेक्टली हमें प्रोबेबिलिटीज दी गई है और कोई और प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। 2 हमें यहाँ पे इवेंट कंसिडर किए हैं, स्टूडेंट पास HSC एंड स्टूडेंट पास IIT, एंड फिर बोथ के लिए दिया गया है। और एटलीस्ट 1 एग्जाम यानी आइदर HSC और आइदर IIT पास हो, ऐसे इसकी भी प्रोबेबिलिटी दी गई है। यहाँ पे हमें यूज होने वाला है A यूनियन B का फॉर्मूला। सबसे पहले हम इवेंट कंसिडर करेंगे यहाँ के लिए। लेट A इज इवेंट द स्टूडेंट पासेस HSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके, एंड इवेंट B, ओके,
HSC एग्जामिनेशन पास होने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी दी गई है 2/3, मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 2/3 आएगी। इसके बाद इवेंट दैट द स्टूडेंट पासिस IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसको हमने बी इवेंट कंसिडर किया है, जो हमें फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हो हमें IIT एग्जामिनेशन जो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास होने वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद और क्या गिवन है हमें? प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस बोथ HSC एंड IIT एंट्रेंस। HSC एंड IIT एंट्रेंस यानी कि ए एंड बी दोनों ही पास हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 14/45 है। मतलब प्रोबेबिलिटी ही पासिस आउट एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन पहले लिया है। सो ए और बी, एटलीस्ट वन यानी आइदर ए और बी और बोथ, तो वो है हमारे पास 4/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और का मतलब ए और बी और बोथ का मतलब होता है ए यूनियन बी। सेट फॉर्मेट में अगर हम देखें, इवेंट भी क्या रहते हैं? सैम्पल स्पेस के सेट रहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 4/5। ठीक है, ए और बी इवेंट है। इवेंट मतलब सैम्पल स्पेस के सबसेट्स होते हैं, और सबसेट्स का हम यूनियन इंटरसेक्शन जानते हैं कैसे करते हैं। सेट थ्योरी आपने थोड़ी बहुत तो सीखी होगी। ओके, उसके बाद हमें क्या दिया गया है? HSC एंड IIT एंट्रेंस एग्जाम दोनों पास होने की प्रोबेबिलिटी, ही पासिस बोथ एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी दोनों ही पास हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 14/45। ए एंड बी बोथ पास हो, मतलब ए और बी इवेंट दोनों ही होना चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 14/45 दी गई है। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, सॉरी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला विच इज नोन एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये फॉर्मूला हम डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ सेट थ्योरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसमें से हम ये फॉर्मूला ऑप्टेन कर सकते हैं जस्ट बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट विद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो ये हमें प्रोबेबिलिटीज ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 4/5, ए की प्रोबेबिलिटी है बी की फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब जिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे नंबर्स, और फिर इनको डिनोमिनेटर सेम करते हुए कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी 4/9 मिल रही है बी की। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पास द IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज 4/9। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8 boys and 2 girls are sitting in a row for a photograph. Find the probability that both of the girls be together. Both of the girls should be sit together, ऐसा एग्जाम्पल है। be together मतलब जो अरेंजमेंट है, सपोज करो कितने बॉयज हैं यहाँ पे? 8 बॉयज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं। तो 2 गर्ल्स के लिए मैं नंबर 1 and 2 ऐसा देती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ये फोटोग्राफ खींचने के लिए अरेंजमेंट में ये 2 लड़कियां कहीं भी बैठे तो ये साथ में बैठनी चाहिए, और ये बाकी लड़के कैसे भी बैठे, नो इश्यूज। पर ये लड़कियां इधर लास्ट में बैठे, फर्स्ट बैठे, इन दोनों के बीच में बैठे, 2 और 3 के बीच में बैठे, 3 और 4 के बीच में, कहीं भी बैठे, बट ये दोनों लड़कियां साथ में होनी चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह से ये लड़कियां दोनों साथ में बैठे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकली भी ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी देखते हैं, उस तरह से चल रहा है यहाँ पे। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अ रो इज 10। वन ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। अब देखो टोटल तो 10 लोग दिख रहे हैं, 10 लोग बैठने वाले हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है अलग सी।
अब इसमें बताया गया है B1 B2 B3 B4 G1 G2 B1 और दूसरे B4 के बाद B5 B6 B7 B8 ये 4 बॉयज और ये 4 बॉयज हैं, ये 2 गर्ल्स हैं। अब बोले ये 2 गर्ल्स कहीं भी बैठे वो दोनों साथ में होनी चाहिए, तो इसका नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो नंबर ऑफ वेज पहले देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नंबर ऑफ बॉयज आर 8, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या आता है कि अरेंजमेंट की बात है, अगर एक भी लड़का इधर का उधर हो जाता है, जैसे B1 B2 B3, ठीक है, B4 और उसके बाद G1 G2 B5 B6 B7 B8, एक ये अरेंजमेंट मैंने एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसके बाद सपोज करो कि B1 B2 उसके बाद B4 B3 ऐसे बिठाते हैं, तो भी ये अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है का मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ मैंने क्या किया B4 और B3 को स्वैप कर दिया, तब भी ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट, ये दोनों सेम नहीं है। ओके, तो अब इस अरेंजमेंट की जब बात आती है तो आती है बात प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन की, ठीक है। तो परम्यूटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, तो 10 है, 10 लोग हैं, 10 लोगों को हमें बिठाना है, तो 10 लोगों को किसी भी वे में बिठाने का तरीका जो रहता है वो होता है 10 फैक्टोरियल। 10 डिफरेंट वेज, 10 लोगों को हमें डिफरेंट वेज में बिठाना है, इस तरह से बिठाना है कहीं भी कोई भी बैठे, तो कितने वेज में हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो वो 10 फैक्टोरियल है। ओके, इसके बाद अब हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसके बाद नाउ लेट E इज इवेंट दैट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, 2 लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए, सपोज वो इवेंट कंसिडर करें। नंबर ऑफ द वेज इन विच 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर इन वन परम्यूटेशन इज 2 फैक्टोरियल। 2 लड़कियां आपस में बैठ रही हैं, लेकिन ये G1 G2 बैठे या G2 G1 बैठे, डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। देन इसमें मैं G2 को पहले बिठाऊं और G1 को बाद में बिठाऊं, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो उसका परम्यूटेशन क्या है, 2 फैक्टोरियल। ये आपस में कितने वेज में बैठ सकते हैं, 2 लड़कियां हैं तो 2 फैक्टोरियल के वे में बैठ सकते हैं। सपोजिंग ग्रुप ऑफ 2 गर्ल्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल कितने, ये 8 बॉयज और ये सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि 9 लोग हैं बैठने वाले, तो 9 लोगों का परम्यूटेशन क्या होगा, 9 फैक्टोरियल। 9 लोगों आपस में किसी भी वे में बैठे तो वो 9 फैक्टोरियल होगा। सो टोटल एलिमेंट्स इन द फेवर ऑफ इवेंट E इज 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये मिला के, दोनों मिला के ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दिस एंड दिस, सो मल्टीप्लिकेशन आएगा इसका। So probability of E is total number of element in a favor of E in divided by total number of element in a favor of sample space, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, अभी 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2/10 यानी 1/5। सो 1/5 probability है that the 2 girls sit together। और नेक्स्ट लाइन, if A and B are 2 events such that probability of A is 1/2, probability of B is 1/3, and probability of A intersection B is 7/12, and find probability of A dash intersection B dash, means A complement intersection B complement का probability find करना है। अब डी मॉरियस थ्योरम जो है वो ध्यान में लीजिए, probability of A dash intersection B dash ये होता है probability of A union B डैश के इक्वल, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के इक्वल, ठीक है। किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो हमें क्या करना है, 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी उस इवेंट की। जैसे हमें A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी को। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यह A complement intersection B complement is A union B complement, De Morgan's law for sets. Probability of A dash intersection B dash equal to probability of A union B dash.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी हम एडिशन थ्योरम देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट किया तो हमें मिल रहा है 3/4 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। Next line example. An urn contains 10 red, white, 5 white, 5 black. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they are not of the same color. सेम कलर के बॉल नहीं होने चाहिए, नहीं, हमें हर बॉल डिफरेंट मिलना चाहिए। हमें सिर्फ 2 बॉल चूज करने हैं, ठीक है। अब 3 बॉल चूज करने होते तो डायरेक्टली इसमें से एक लेते, इसमें से एक लेते, इसमें से एक लेते, लेकिन अब डिफरेंट केस है। 3 तरह के बॉल हैं और जिस 2 बॉल चूज करने हैं और वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट कलर के होने चाहिए, सेम कलर के नहीं होने चाहिए। तो अब हम किस तरह से चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 10 + 5 + 5 20। 2 balls from 20 ball can be drawn in 20C2 ways, means number of element in sample space are 20C2. So we have 20C2 different ways to choose two balls, any 2 balls from these 20 balls. Okay. Let R is event both balls drawn are red. यहाँ पे हम किस तरह से जाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी 2 बॉल सेम नहीं चाहिए, यानी ना दोनों ही रेड नहीं होने चाहिए, वाइट नहीं होने चाहिए, ब्लैक नहीं होने चाहिए, बाकी कैसा भी कॉम्बिनेशन हो। तो इजी क्या है, अब देखो, नन ऑफ सेम कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, वो था ऑफ सेम कलर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। सेम कलर, ये नन ऑफ द सेम कलर का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या रहेगा, बोथ आर द सेम कलर। अगर बोथ आर ऑफ सेम कलर, ये इजी है फाइंड आउट करना, तो हम जस्ट उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का अगर फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ आर द सेम कलर। सेम कलर में क्या आएगा, दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों व्हाइट हो सकते हैं, दोनों ब्लैक हो सकते हैं। पहले हम ये इवेंट फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों रेड हो और दोनों व्हाइट हो और दोनों ब्लैक हो, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा बोथ आर ऑफ सेम कलर। बोथ आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आइदर दोनों रेड हो सकते हैं और दोनों व्हाइट हो सकते हैं और दोनों ब्लैक हो सकते हैं। तो इन आइदर दिस और दिस पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा नहीं है। और क्योंकि ये आइदर दिस और दिस, ठीक है, एंड नहीं है, और है मतलब इनकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करेंगे तो हमें अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से हमें बोथ ऑफ सेम कलर की प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली मिल जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ सेम कलर इज probability that both are of the red color, both are of the white color, plus both are of black color. So इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले रेड, both are of both balls drawn are red color कंसिडर किया है, ठीक है। व्हाइट के लिए हम लोग W कंसिडर करें, इवेंट W। देन ब्लैक के लिए हमने B कंसिडर किया है, इवेंट B। देन बोथ आर ऑफ ब्लैक कलर। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन R इज 10C2, ठीक है। रेड में से रेड कितने हैं, 10, कितने बॉल ड्रॉ करने हैं, 2, सो 10C2 फाइंड आउट करोगे 45 मिलेगा इसकी वैल्यू। इसके बाद फिर व्हाइट कितने हैं, 5 है, कितने चूज करने हैं, 2। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन आर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ आर अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सो 10C2 अपॉन 10C2 20C2 वैल्यू फाइंड करोगे 45/190 मिलेगा। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ इवेंट W, यानी दोनों ही वाइट होने चाहिए। वाइट कितने टोटल, 5, कोई भी 2 चूज करेंगे 5C2 वे में।
मतलब 10 डिफरेंट वे में। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या मिलेगी, NW/NS यानी 5C2/20C2, सो वी गेट 1/10/190। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ बी यानी ब्लैक, ब्लैक कितने हैं, 5 हैं, कितने चूज करने हैं, कोई भी 2 चूज करने हैं ब्लैक, 5C2 डिफरेंट वे में चूज कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी NB/NS 5C2/20C2 यानी 10/190 मिला। अब हम इन तीनों के प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ऑफ सेम कलर का मिल जाएगा। सो RW एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आइदर R इवेंट कंप्लीट कर सकते हैं और W और B, क्योंकि इवेंट क्या कह रहा है, जस्ट 2 ही बॉल चूज करने हैं, तो हम आइदर दोनों रेड चूज कर सकते हैं और वाइट और ब्लैक, इनमें से कोई भी एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे कंडीशन है कि 2 ही बॉल चूज करने हैं। तो लेट E इज इवेंट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। सो मतलब R यूनियन W यूनियन B इस ये इक्वल होगा E के, बोथ आर ऑफ द सेम कलर, एक इवेंट कंसिडर किया है E, जो इक्वल होगा R यूनियन W यूनियन B के। So probability of E is probability of R plus the probability of W plus probability of B. Why? Because ये तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनकी यूनियन का प्रोबेबिलिटी ऑफ R यूनियन W यूनियन B हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R प्लस W प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम तीनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 65/190 या 13/38 कह सकते हैं। अब एक्चुअली हमें फाइंड करना है नन ऑफ द सेम कलर। अब हमने फाइंड किया है बोथ आर ऑफ द सेम कलर, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड किया है, तो जस्ट हमें इवेंट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर नन ऑफ द सेम कलर, ये इवेंट कंसिडर किया विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट E जो यहाँ कंसिडर किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज 1 minus probability of E, 1 minus 13/38, sorry, so we get 25/38। ये रही probability that none of are same color। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इन अ कॉलेज हॉस्टल देयर आर 75 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 15 स्टूडेंट्स लाइक टू ड्रिंक टी, okay, and 40 like to drink coffee. Find the probability that both will order the same drink। अब जिस तरह की क्वांटिटीज दी गई है कि 15 को चाय पसंद है, 40 लोगों को कॉफी पसंद है, ठीक है, तो अगर आप काउंट करोगे तो इसमें कितने स्टूडेंट जस्ट काउंट हो रहे हैं, 5 and 55 स्टूडेंट काउंट हो रहे हैं आउट ऑफ 75, यानी 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है दोनों में से, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज और कुछ दिया नहीं है, जितना दिया गया उस हिसाब से क्या दिख रहा है, 15 लोगों को टी पसंद है, 40 लोगों को कॉफी पसंद है, तो बाकी बचे हुए 20 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स को कुछ भी पसंद नहीं दोनों में से, ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करना है, हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट दोनों ही जो दो बच्चे आ रहे हैं वो सेम ड्रिंक ऑर्डर करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम से इजीली शो कर सकते हैं, इट्स वाई हमने वेन डायग्राम ली है। टी पसंद करने वाले ये रहे, कॉफी पसंद करने वाले ये रहे, और बाकी कुछ नहीं पसंद करने वाले ये रहे, ठीक है, जो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आते हैं। वेन डायग्राम जैसे कि आप जानते हो वेन डायग्राम कैसे रहती है, ठीक है, ये टी है और ये सी है, तो बाकी बचा हुआ जो बाहर का हिस्सा है इस वेन डायग्राम का उसको हम कहते हैं टी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करें। टी सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक टू ड्रिंक टी ओनली, तो सी एंड सी कंसिडर किया है सेट ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक टू ड्रिंक कॉफी ओनली, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हम जानते हैं कितने हैं, देयर इज नो स्टूडेंट हु लाइक बोथ ड्रिंक्स, ठीक है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन दिया नहीं गया और कुछ पता नहीं गया, ऊपर से 20 स्टूडेंट बच रहे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं बोला गया, यानी हम 20 स्टूडेंट के बारे में कह सकते हैं कि उनको कुछ नहीं पसंद है, और दोनों ही मतलब कि किसी बच्चे को दोनों पसंद है ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल में नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। सो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे
कि नो स्टूडेंट देयर हु लाइक द बोथ ड्रिंक्स, यानी टी और कॉफी दोनों पसंद करते हो, ठीक है। इसके बाद अभी नाउ इफ ए इज इवेंट बोथ स्टूडेंट्स ऑर्डर टी, ठीक है। अब हो सकता है कि दो ऐसे स्टूडेंट आए जिनको चाय पसंद है, यानी चाय ऑर्डर करेंगे दोनों, और दूसरा इवेंट है बोथ स्टूडेंट्स ऑर्डर कॉफी। अब दोनों स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, कॉफी ऑर्डर करेंगे, तो हमें क्या करना है, आइदर दिस और दिस इवेंट कंप्लीट हो गया कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ए यूनियन बी इज इवेंट बोथ स्टूडेंट्स ऑर्डर सेम ड्रिंक, ठीक है। अब सेम ड्रिंक मतलब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का मतलब कि वो सेम ड्रिंक ऑर्डर करेंगे, यानी या तो दोनों चाय ऑर्डर करेंगे या तो दोनों कॉफी ऑर्डर करेंगे, लेकिन दोनों चाय और कॉफी दोनों ही ऑर्डर नहीं करेंगे। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों ड्रिंक पसंद करता है, यानी कि वो या तो चाय बोल सकते हैं दोनों स्टूडेंट, या तो कॉफी बोल सकते हैं दोनों स्टूडेंट, या तो कुछ भी नहीं चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 75 C2। अभी कितने स्टूडेंट है टोटल, 75। उनमें से कोई भी दो स्टूडेंट्स के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको उन दो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, या तो चाय ऑर्डर करेंगे या तो कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 75 C2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे 75 C2। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ ए, कितने स्टूडेंट हैं जिनको चाय पसंद है, 15। उनमें से कोई दो स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ ए रहेगा। फिर इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ बी, कॉफी पसंद करने वाले 40 बच्चे, उसमें से दो कोई भी बच्चे चूज किए तो बी के फेवर में जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ठीक है, जैसे कि 15 C2 अपॉन 75 C2। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, यानी 14 C2 अपॉन 75 C2। सो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन रिजल्ट 1, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 15 C2 अपॉन 75 C2 प्लस 40 C2 अपॉन 75 C2। सो इसका डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 59 अपॉन 185। सो एक्चुअली इसको जब देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे इजी लगेगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो दोनों स्टूडेंट जो है वो या तो टी ऑर्डर करेंगे या तो कॉफी ऑर्डर करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल, 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Okay, what is the probability that both are in and one is king and the other is queen? 52 cards। अब कार्ड के बारे में अगर हम बोलते हैं, 52 कार्ड में से हमारे कौन कौन से रेड कार्ड रहते हैं, दो टाइप के, हार्ट कार्ड एंड डायमंड कार्ड, ये रेड कार्ड भी कहे जाते हैं। और ब्लैक कार्ड में आता है स्पेड एंड, ठीक है, ये हार्ट कार्ड और ये डायमंड, ठीक है। और ब्लैक कार्ड में हमारा आता है क्लब एंड स्पेड, ठीक है। ये मुझे स्पेड और क्लब का पता नहीं है कौन सा किसको कहते हैं, लेकिन ठीक है, सपोज ये स्पेड कार्ड और ये क्लब कार्ड कहते हैं। एक क्लब रहता है, एक स्पेड रहता है, ठीक है। हार्ट के 13 कार्ड रहते हैं, डायमंड के 13 रहते हैं, क्लब के 13 रहते हैं, स्पेड के 13 रहते हैं। इस तरह से 52 कार्ड्स बनते हैं। किंग की बात करो तो एक हार्ट का किंग, एक डायमंड का किंग, एक क्लब का किंग और एक स्पेड का किंग रहता है। उसके बाद क्वीन की बात करो तो एक इसका रहता है हार्ट का, डायमंड का, क्लब का, स्पेड का, ठीक है, क्वीन रहता है। वैसे ही जैक भी एक इसका एक सबका जैक रहता है। उसके बाद किंग क्वीन जैक हो गया तो बाकी बचे 2 to 9 नंबर, 2 to 10 नंबर। ये 9 यहाँ के और यहाँ के रहते हैं, 9 10 11 12। और एक इक्का कहते हैं जिसको एस कार्ड, वो सबका एक रहता है। सो इस तरह से 13 कैलकुलेशन होते हैं। ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब किंग की बात कर रहे हैं, बोथ आर किंग,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 52 में से हमें कितने कार्ड चूज करने हैं? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, 52 में से कोई भी 2 चूज करने हैं, ये हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट रहेंगे। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. So number of elements in favor of sample space is 52 C2 which is 26 into 51. कैलकुलेट किया इतना। इसके बाद ए कंसिडर करते हैं, लेट ए एंड ए इज बोथ आर किंग, दोनों ही किंग रहेंगे। किंग कितने हो आप दिख रहे हो पूरे कार्ड के इसमें पैक में 4 किंग हैं, बोथ आर किंग। तो हमें 4 में से कोई भी 2 चूज करने हैं। देयर इज टोटल 4 किंग कार्ड्स फ्रॉम विच 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फेवर ऑफ ए इज 4C2 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैलकुलेट किया 6 मिला। ओके इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 6 अपॉन 26 इंटू 51, कैलकुलेट किया 1 अपॉन 2 2 1। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग इज 1 अपॉन 2 2 1। ओके अब दूसरा कंसिडर कर रहे हैं इवेंट बी, वन इज किंग एंड अदर is a queen card. Okay, there is a queen card. So there are 4 king cards and 4 queen cards. तो हमें क्या चाहिए? एक king चाहिए, एक queen चाहिए compulsory. So 1 king and 1 queen has to be drawn from the pack of well shuffled card at random. So number of element in favor of B, 4 में से एक किंग चूज करना है, 4C डिफरेंट वे में कर सकते हैं। 4 में से एक क्वीन चूज करना है, 4C1 डिफरेंट वे में कर सकते हैं। सो ये दोनों ही हमें चाहिए, दैट्स वाई दोनों ही चाहिए, दिस और दिस नहीं, दिस एंड दिस, सो इसलिए मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ बी इवेंट इज 4C1 इंटू 4C1, 4C1 4 होता है, सो 4 इंटू 4 16 आएगा। So probability of B is number of element in favor of B upon number of element in favor of S, 16 upon 26 into 51, 8 upon 663। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।